गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आईसीएआई के मॉडल टेस्ट पेपर्स का डिस्कशंस करूँगी, जिसमें होपफुली मैं डीटी, जीएसटी, लॉ ये सब सब्जेक्ट्स कवर करूँगी। बट आज से मैं जीएसटी से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी वीडियोस बहुत शॉर्ट रहेंगी क्योंकि एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन मैं कवर करने वाली हूँ, सो दैट जिस भी स्टूडेंट को किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो उसे क्लियर कर सके। अभी मैं एमटीपी का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ले रही हूँ। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेसिकली क्या है ना, ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है जिसमें आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन दिखेगा, लाइक इनवॉइस, आईटीसी, सप्लाई, अकाउंट्स, रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल। तो हम सबको पता है इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। XYZ Electronic Private Limited is a leading इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मैन्युफैक्चर करती है दिल्ली में। कंपनी प्रोड्यूसेस करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और होम अप्लायंसेस होते हैं। कंपनी बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू क्रेडिट पे माल सप्लाई करती है। लैपटॉप के लिए वो 15 डेज, स्मार्टफोन्स के लिए 90 डेज और होम अप्लायंसेस के लिए 45 डेज का क्रेडिट पीरियड है। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग पहले नीचे से इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन क्रेडिट। तो हम लोगों ने इनवॉइस चैप्टर में सेक्शन 31 में ये देखा हुआ है, सेक्शन 31 में, कि हमको इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स कब इशू करना होता है। तो इनवॉइस हमें इशू करना होता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। स्मार्टफोन्स के लिए पूछ रहा है। स्मार्टफोन्स के लिए क्रेडिट पीरियड अपने पास है 90 डेज का, लेकिन क्रेडिट पे माल जब उसने इशू किया तो उसी टाइम उसको इनवॉइस दे देना चाहिए था। तो अब इसके एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन A, B, C, D, 4 ऑप्शंस इसमें। इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन 31st डे, तो ऐसा नहीं है। इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ स्मार्टफोन टू डिस्ट्रीब्यूटर। ये एकदम करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर यही होगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन रिलेशन टू द प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, एक बार उसकी कहानी सुन लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या बोल रहा था। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज द प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू है 1 करोड़, जिसमें एक्सक्लूसिव है जीएसटी, मीन्स 1 करोड़ की वैल्यू में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। द जीएसटी रेट फॉर सच प्लांट इज 18% एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच प्लांट मशीनरी इज नॉट ब्लॉक्ड, मीन्स इसकी आईटीसीए क्लेम कर सकता है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, हम लोगों ने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अगर किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट पे हम जो भी जीएसटी पे करते हैं उस अमाउंट को या तो हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या फिर इस पार्ट पे हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलने वाले। तो एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, एक बार हम इसके ऑप्शंस रीड कर लेते हैं कि कौन सा आंसर सबसे बेस्ट है। ITC of 18 lakh can be claimed and value of asset on which depreciation can be claimed 1.8। ये नहीं होगा। जो 1 करोड़ इसकी वैल्यू है, 1 करोड़ में हमने 18% जीएसटी लगाएंगे तो इसमें 18 लाख का अपने को जीएसटी पड़ेगा। तो अब देखिए ये वाला ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ITC of 18 lakh can be claimed and value of asset on which depreciation can be allowed shall be 1 करोड़। तो ये आंसर एकदम ठीक है। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। It cannot be claimed 1 करोड़ and ITC 18 lakh can be claimed and value shall be 82 lakh। तो ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, तो B will be the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शैल बी द डीमर्ज्ड एंटिटी। तो इसके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
क्या कह रहा था डीमर्ज के लिए? The company is planning to demerge its operations in relation to the laptops and other computer accessories. The next financial year, okay. The demerged entity will be separate legal entity होगी, okay. Wholly owned subsidiary होगी, but have a common board of director. Okay, ठीक है. अब क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ शैल द demerged entity shall be treated. Okay. The demerged entity shall be treated as related party. Okay, क्योंकि related party की definition में हमने पढ़ा था कि अगर दो entity के common board of directors हैं तो उन दोनों को हम लोग related party मानते हैं. तो ये ऑप्शन मुझे तो सही लग रहा है. आगे पढ़ लेते हैं. Distinct entity नहीं, additional place no, treated as sole selling. तो A will be the right answer. फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं. द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसके लिए तो मुझे लगता है क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है 72 मंथ्स है. लेकिन यहाँ पे भी 72 मंथ्स है और 72 मंथ्स यहाँ पे भी है. इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न आएगा. हमेशा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन हम लोगों को दिए जाते हैं, बट हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना. इसका डी ऑप्शन आएगा. ओके, फाइनेंशियल ईयर नहीं है यहाँ पे. रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात का ध्यान रखें. अब फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज सीटीपी. देखिए, अगर जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो सीधा 90 डेज पे आंसर पे टिक कर देंगे, क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम 90 डेज का हमको सीटीपी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिमिट मिलता है. मतलब उतने दिन के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फर्दर 90 डेज के लिए उसको एक्सटेंड करा सकते हैं. लेकिन ये मैक्सिमम 90 डेज है. अगर कोई सप्लायर या कोई बिजनेसमैन इससे कम डेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, लाइक 80 डेज और समथिंग और लेस के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन पीरियड उतना ही हो जाता है. तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कराना है और राजस्थान में कराना है. वैलिडिटी ऑफ 45 डेज. तो अब हम सबको पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है. अगर वहाँ पे 90 डेज से ज़्यादा का टाइम दिया होता तो यहाँ 90 डेज लगता है, बट उसने ऑलरेडी 45 के लिए लगाया है. 45 डेज का रजिस्ट्रेशन किया है, तो हम इसको 45 डेज पे क्लिक कर देंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बतानी है रिलेशन टू द नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन गुजरात गोडाउन. एक बार गुजरात गोडाउन की कहानी सुन लेते हैं. ठीक है. द कंपनी ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स गोडाउन. एक गोडाउन दिल्ली में है, एक गोडाउन गुजरात में है. अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन 2 में इन्होंने ट्रांसफर किया. ठीक है, किया होगा तो ये सप्लाई हो जाएगा. वैल्यू दे रखी है, उस पर जीएसटी भी है. जीएसटी हमने डिपॉजिट करवा दिया, कंसिडरेशन पे नहीं हुआ. अच्छा, ये पॉइंट मुझे याद आ रहा. आईटीसी की एक कंडीशन थी कि हमें आईटीसी तभी मिलेगा जब हमने 180 डेज में पेमेंट कर दिया होगा. हम सबको ये चीज़ याद होनी चाहिए इस टाइम. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस थे. अब सारे एक्सेप्शंस तो मैं नहीं बोलने वाली, बट इसका एक एक्सेप्शन ये था कि जो सप्लाईज ऐसी हैं जो मेड विदाउट कंसिडरेशन है, मेड विदाउट कंसिडरेशन, उस केस में ये 180 डेज वाला क्राइटेरिया जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है. ठीक है, होपफुली आपको याद आ रहा होगा. अदरवाइज जिसको याद नहीं आ रहा वो अपनी बुक्स में या अपने नोट्स में एक बार चेक कर लेगा. तो इसका आंसर क्या होगा एक बार चेक करते हैं. गुजरात शैल रिवर्स द आईटीसी. नो, शैल रिवर्स द आईटीसी. रिस्ट्रिक्शन ऑफ 180 इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस प्रेजेंट केस. तो आई थिंक ये आंसर सही होगा. एक बार डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. द दिल्ली गोडाउन शैल इशू क्रेडिट नोट. तो हम सबको पता है इसका आंसर सी होने वाला है. ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन में लिखा है सानू एसोसिएट्स. सानू एसोसिएट्स दिल्ली के एक गारमेंट कंपनी है और वो एक कार्गो भेज रहे हैं. बेसिकली ये क्वेश्चन है ई वे बिल का. ई वे बिल में हम सबको पता है कि हमको जो नॉर्मल कार्गो होते हैं उसके लिए 200 किलोमीटर्स के लिए 1 डे मिलता है, और जो ओवर डायमेंशनल कार्गो होते हैं उसके 20 किलोमीटर के लिए हमको 1 डे का टाइम मिलता है. तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल कार्गो है और ये किलोमीटर्स हैं 350 किलोमीटर्स.
तो 350 किलोमीटर्स के लिए हमको पता है कितना होगा, 200 के लिए 1 मिल रहा है, तो अनदर 200 किलोमीटर लगेगा, उसके लिए 1 डे और मिल जाएगा, तो ये प्लस ये 2 डेज हो जाएगा। तो 7th का सीधे हम लोग बी टिक कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पीहू लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका कहाँ है? महाराष्ट्र में, और तेलंगाना में इसका वेयर हाउस है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन अगर आपने कभी देखी हो तो आपको पता होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी कवर्ड होता है प्लस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी कवर्ड होता है। तो क्योंकि ये दोनों ही इसके प्लेस ऑफ बिजनेस में कवर्ड होंगे, महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों ही इसका आंसर आएगा। तो तेलंगाना भी इसका आंसर है, महाराष्ट्र भी, दैट मीन्स सी विल बी द राइट आंसर फॉर बोथ ए एंड बी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।